जरा सोचिए, भारत जैसे विशाल देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। यहाँ का जो पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है ना, वो असल में देश की धमनियों और नसों जैसा है। एक ऐसी लाइफलाइन जो करोड़ों लोगों को और पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो चलिए आज इसी विशाल और जटिल सिस्टम की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मोटे तौर पर इन 3 पिलर्स या कह लीजिए स्तंभों पर टिका है: जमीन, पानी और हवा। आज हमारी पूरी बातचीत इन्हीं 3 के इर्द गिर्द घूमेगी। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े स्तंभ से, जमीनी परिवहन। यही वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर पूरे देश की कनेक्टिविटी की इमारत खड़ी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 63 लाख किलोमीटर। ये वाकई हैरान कर देने वाला नंबर है। जनवरी 2025 तक भारत का रोड नेटवर्क 63 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो चुका है। ये इसे दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक बनाता है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा नेटवर्क है तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जो नेशनल हाईवेज हैं वो पूरे नेटवर्क का सिर्फ 2% हैं, लेकिन इन्हें सीधे केंद्र सरकार की एजेंसी NHAI मैनेज करती है। फिर आते हैं स्टेट हाईवेज जो करीब 4% हैं और इनकी देखरेख राज्यों के PWD करते हैं। और बाकी का जो विशाल हिस्सा है, लगभग 80% यानी जिला, गांव और शहर की सड़कें, उनकी जिम्मेदारी जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों जैसे लोकल बॉडीज की होती है। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 2010 में एक नया सिस्टम लागू हुआ जिससे नेशनल हाईवेज के नाम रखने का तरीका ही बदल गया, और वो भी बहुत लॉजिकल तरीके से। अब जो हाईवेज उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं उन्हें सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स दिए जाते हैं, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं उन्हें विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। है ना कमाल का सिस्टम? सड़कों की बात तो हो गई, अब आते हैं जमीनी परिवहन की दूसरी सबसे अहम कड़ी पर, हमारी भारतीय रेलवे। 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा यह नेटवर्क सच में देश की स्टील की धमनियों जैसा है। पहले एक बड़ी समस्या थी, भारत में 3 अलग अलग चौड़ाई की पटरियां होती थी: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इससे होता यह था कि ट्रेनों की आवाजाही में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन फिर 1992 में एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ, प्रोजेक्ट यूनीगेज। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, इस प्रोजेक्ट ने धीरे धीरे पूरे नेटवर्क को एक स्टैंडर्ड यानी ब्रॉड गेज में बदल दिया, जिससे यह समस्या लगभग खत्म हो गई। अब बात करते हैं एक असली गेम चेंजर की। ये हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स या शॉर्ट में DFCs। इनको आप मालगाड़ियों के लिए बने खास सुपर हाईवे समझ सकते हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि माल की ढुलाई तेजी से हो और पैसेंजर ट्रेनों के रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इन दोनों कॉरिडोर्स का अपना अपना खास मकसद है। एक तरफ है ईस्टर्न DFC जो लुधियाना से दनकुनी तक है। इसका मुख्य काम पूर्वी भारत से कोयला और स्टील जैसे कच्चे माल को देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। वहीं दूसरी तरफ है वेस्टर्न DFC जो दादरी से मुंबई के JNPT पोर्ट तक जाता है। ये देश के औद्योगिक इलाकों को सीधे बंदरगाहों से जोड़ता है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत बढ़ावा मिलता है। कुल मिलाकर देखें तो सड़कों का ये विशाल नेटवर्क और रेलवे के ये खास कॉरिडोर दोनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम बना रहे हैं, जो भारत में सामान की आवाजाही के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए अब जमीन से हटकर अपने दूसरे स्तंभ यानी पानी की ओर बढ़ते हैं। जलमार्ग ये ना सिर्फ भारत के पुराने व्यापारिक रास्ते रहे हैं, बल्कि आज के दौर में भी ये बेहद किफायती ट्रांसपोर्ट का जरिया हैं। पर एक सवाल मन में आता है, आखिर पानी से ट्रांसपोर्ट करना इतना सस्ता क्यों पड़ता है? सड़क या रेल के मुकाबले इसमें लागत इतनी कम कैसे आती है? इसका जवाब साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों में छिपा है। पहली बात, पानी में घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होता है, तो जहाज़ों को चलने में कम ईंधन लगता है। दूसरी बात, रास्ते तो प्रकृति ने हमें पहले से ही दे रखे हैं, नदियों और समंदर के रूप में, तो हमें सड़कें या ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, एक अकेला जहाज़ सैकड़ों ट्रकों के बराबर माल उठा सकता है। भारत इस दिशा में बहुत बड़े कदम उठा रहा है। देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग नोटिफाई किए गए हैं। इस नक्शे में जो 13 प्रमुख जलमार्ग दिख रहे हैं वह भी चालू हो चुके हैं और इन्हें इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI मैनेज कर रहा है। ये एक नंबर 95%। ये नंबर समुद्री परिवहन की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है।
वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समंदर के रास्ते से ही होता है। और इस 95% व्यापार को मुमकिन बनाते हैं हमारे बंदरगाह यानी पोर्ट्स। भारत की लंबी तट रेखा पर 13 बड़े और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह हैं। ये पोर्ट्स भारत के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल होने के गेटवे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक तरफ पुराने नदी मार्गों को फिर से जिंदा करना और दूसरी तरफ आधुनिक बंदरगाहों को और मजबूत बनाना, ये एक डबल स्ट्रैटेजी है जो न सिर्फ किफ़ायती है बल्कि देश के अंदरूनी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापार को एक नई रफ्तार दे रही है। और अब चलते हैं अपने तीसरे और सबसे तेज स्तंभ की ओर, हवाई परिवहन। ये आज की मॉडर्न और हाई स्पीड कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा सिंबल है। भारतीय एविएशन की कहानी में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। 1911 में पहली उड़ान से इसकी शुरुआत हुई। 1953 में सरकार ने सभी प्राइवेट एयरलाइंस को एक करके इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया बना दिया। फिर 1990 के दशक में बाजार को फिर से प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला गया और 2022 में मानो एक पूरा चक्र पूरा हो गया जब एयर इंडिया वापस अपने असली संस्थापक टाटा समूह के पास चली गई। ये डोनट चार्ट आज के भारतीय हवाई बाजार की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देता है। गौर करने वाली बात यह है कि 90% से ज्यादा मार्केट पर सिर्फ 2 बड़ी कंपनी ग्रुप्स का कब्जा है। मतलब एक तरह की डुओपॉली बन गई है। लेकिन इस मार्केट स्ट्रक्चर के बावजूद एक बात तो तय है, हवाई यात्रा ने भारत में समय और दूरी की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है। इसे न सिर्फ आम लोगों का सफर आसान बनाया है बल्कि व्यापार और टूरिज्म को भी एक जबरदस्त रफ्तार दी है। तो हमने तीनों स्तंभों को तो देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि भविष्य की राह क्या है। और आगे की सबसे बड़ी चुनौती है विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाना। इसी संतुलन की एक बेहतरीन मिसाल है पर्वतमाला योजना। ये पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए रोपवे बनाने का एक नेशनल प्रोग्राम है। ये न सिर्फ सड़कों का एक इको फ्रेंडली विकल्प है बल्कि इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और उन जगहों तक पहुंचना आसान होता है जहां सड़कें बनाना लगभग नामुमकिन है। और आखिर में ये स्लाइड पूरी कहानी का सार है, परिवहन के विकास की दुविधा। एक तरफ इसके फायदे हैं जैसे आर्थिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी चुनौतियां भी हैं जैसे भारी भरकम निवेश, पर्यावरण को नुकसान और शहरों में बढ़ता ट्रैफिक जाम। तो अंत में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे भारत की ये लाइफलाइंस और तेज और स्मार्ट होती जाएंगी, वे 1 अरब से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही भविष्य के भारत की कहानी छिपी है।